Hello everybody. Today's session is about 4D. It's a space-time, Einsteinian world of space-time we call it. To explain it from the basics, इसको basics से समझाने के लिए मैं actually instead of x y z axis मैं आपको और simpler बना के right left front back ऐसे assume करता हूँ. जो आप देख पा रहे हो ये वाला डायरेक्शंस हमने लिया पहले. तो इसमें आप देख रहे हो F स्टैंड्स फॉर R स्टैंड्स फॉर राइट, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, F स्टैंड्स फॉर फ्रंट, B स्टैंड्स फॉर बैक, U स्टैंड्स फॉर अप एंड D स्टैंड्स फॉर डाउन. ये जो अप डाउन दिख रहा है ना, ये 2D में मैं क्लियर नहीं दिखा सकता. अप मीन्स इट्स आउट ऑफ द स्क्रीन. अभी जो स्क्रीन है ना वो एक 2D है, 2 डायमेंशन है. स्क्रीन का जो प्लेन है ना वहाँ से अप, आउट ऑफ द स्क्रीन को मैं अप बोल रहा हूँ, इनटू द स्क्रीन को मैं डाउन बोल रहा हूँ. ठीक है ना, ग्रेट. तो बेसिकली हम इसको कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है. और इसको क्यों हम डायमेंशंस बोलते हैं. तो बेसिकली डायमेंशंस जो है ना दैट इज़ लिमिटेड टू, इफ़ आवर मूवमेंट बिकम्स लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम उसको वन डायमेंशनल बोलते हैं या लीनियर बोलते हैं. तो चलिए आप देखते हैं through some visualization. Let us try to understand it. अब एक A इज अ बॉल शेप आपको दिख रहा है ना. तो इमेजिन करो जो भी बॉल्स इधर दिखेंगे ना वो सब क्रीचर्स जैसे आप मान लो. ये क्रीचर हम देखते हैं किस डायरेक्शन में मूव हो पाता है. तो हमें क्लियरली अभी पता चलता है कि द डायरेक्शन ऑफ A इज कन्फाइंड टू वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है ना. तो ये फ्रंट और बैक, ये फ्रंट जा सकता है, बैक जा सकता है, राइट. ये कोई और डायरेक्शन देख ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसका फ्रंट में कोई आएगा या बैक में कोई आएगा तो इट विल बी पॉसिबल बाई ए. हाउएवर इसका राइट लेफ्ट अप डाउन ये सब कुछ मायने नहीं रखता फॉर ए. ठीक है. लेट अस इमेजिन अनदर क्रीचर विच इज़ ऑल्सो ऑफ अ बॉल शेप, लेट अस से बी. और देखते हैं बी कैसे मूव करता है. B सिमिल्टेनियसली इसका मूवमेंट इज़ कन्फाइंड टू राइट एंड लेफ्ट. तो B राइट लेफ्ट के सिवा और कुछ उसको पता ही नहीं. मतलब ये फ्रंट नहीं जा सकता, बैक नहीं जा सकता, ओनली राइट लेफ्ट लाइन में ही. राइट लेफ्ट को लेके एक हम लाइन खींचे तो उसी लाइन में ये आगे पीछे हो सकता है. सो A B को नहीं देख सकता, B A को नहीं दे सकता. इज इट क्लियर. A कैनॉट सी B, B कैनॉट सी A. A can always move towards the front or back. Okay, it is having no other understanding of right, left, up and down, etc. B is having the understanding of right and left only. Right left छोड़ के ये कुछ और नहीं सोच सकता. फॉर एग्जाम्पल A तो ऐसे मूव करता है A, और B जो है ये या तो राइट या तो लेफ्ट, इसमें ही ये कन्फाइंड है इसका मूवमेंट. ठीक है. तो ये और कुछ देख ही नहीं सकता. अभी हम देखते हैं एक तीसरा बॉल है C, और C का मूवमेंट कैसे कन्फाइंड टू हाउ मेनी डायरेक्शंस. लेट अस सी. देखो C आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है और इनटू द स्क्रीन जा रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, इनटू द स्क्रीन जा रहा है. इज इट वेरी क्लियर. मतलब आप एक डायरेक्शन इमेजिन करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. ठीक है ना. तो अगर एक डायरेक्शन हमारा ये x हो गया, एक डायरेक्शन y हो गया, तो आप इमेजिन कर सकते हो एक डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एंड इट इज़ आउट ऑफ द स्क्रीन. यू कैन इमेजिन. ओके. सो बेसिकली x y z तीनों एक्सेस हम इमेजिन कर सकते हैं. a का मूवमेंट जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू फ्रंट एंड बैक. b का मूवमेंट जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू राइट एंड लेफ्ट. c का मूवमेंट जो है कन्फाइंड टू अप एंड डाउन. तो बेसिकली बाय नेचर हम एनालाइज करेंगे तो तीनों लीनियर मोशन करते हैं और तीनों के मूवमेंट इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर लाइन ओनली. जो तीनों के तीनों लीनियर क्रीचर्स है हम बोल सकते हैं. ठीक है. एक लीनियर क्रीचर है. A कभी B को देख नहीं सकता, B कभी A को देख नहीं सकता, C कभी नेदर A नॉर B, किसी को कोई देख नहीं सकते हैं. ठीक है. तो A B C के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होने का चांसेस ही नहीं है. जब देख ही नहीं रहे हैं तो हम कब कम्युनिकेशन होगा. कम्युनिकेशन का चांसेस ही नहीं है. ठीक है. तो हम अब एक
फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और वेरी रेयर सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो कि तीनों के तीनों अगर क्रॉस सेक्शन एक ज़ीरो पे मिलते हैं, एक्स वाई जी तीनों एक्सिस एक ज़ीरो पे मिलते हैं, तब तो एक दूसरे को देख सकते हैं आप अगर बोल रहे हो तो। हाँ वो ठीक है, पर वो क्या है कि वेरी 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 रेयरली दैट पॉसिबिलिटी इज़ देयर। हाउएवर जनरली ए कैनॉट मीट बी, बी कैनॉट मीट सी, सी कैनॉट मीट ए कैनॉट बी कैनॉट मीट ए, राइट। मतलब कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ लेट अस इमेजिन अनदर क्रीचर डी, और मान लेते हैं कि डी का जो मूवमेंट है ना विच इज़ कन्फाइंड टू अ प्लेन। अभी हमारा स्क्रीन जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है मान लो, तो एक्स वाई प्लेन में वो मूव कर सकता है, ये सारे के साथ ये प्लेन में जहाँ राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ये है डी। सो डी इज़ कन्फाइंड टू द प्लेन ओनली। मतलब डी के लिए ना ही कुछ फ्रंट है, आई एम सॉरी, ना ही कुछ अप है ना ही कुछ डाउन है, पर इट कैन मूव इन राइट साइड ऑल्सो, लेफ्ट साइड ऑल्सो, फ्रंट ऑल्सो, बैक ऑल्सो, एज यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। मतलब डी जो क्रीचर है ये 2 डायमेंशनल क्रीचर हो गया। ए एक 1 डायमेंशनल क्रीचर था, मतलब उसका लाइन छोड़ के बाकी कुछ उसको दिखता ही नहीं। बी एक 1 डायमेंशनल क्रीचर था, वो भी एक लीनियर है, पर दो उसका लाइन ए से अलग है, पर वो भी एक लीनियर है, उसका लाइन छोड़ के उसको कुछ दिखता ही नहीं। सी भी 1 डायमेंशनल क्रीचर है, इट कैन कम आउट ऑफ द बोर्ड एंड गोइंग इनटू द बोर्ड, इट्स कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन गोइंग इनटू द स्क्रीन एज यू सी। सो वो भी लीनियर हो गया। तो ए बी सी तीनों के तीनों लीनियर क्रीचर्स थे, वेयर एज डी जो हो गया उसको हम एक 2 डायमेंशनल क्रीचर बोल सकते हैं और प्लानर क्रीचर बोल सकते हैं। तो ए बी सी 1 डायमेंशनल क्रीचर्स थे और डी 2 डायमेंशनल क्रीचर हो गया। मतलब आप खुद को इमेजिन करो डी के जगह, आप ए को बी को देख सकते हो, ठीक है, सी को नहीं देख सकते, क्योंकि सी फॉर द वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मे बी इट इज स्टेइंग ऑन द स्क्रीन, मे बी स्टेइंग ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। बाकी ज़्यादातर टाइम या तो ये स्क्रीन आउट ऑफ द स्क्रीन रहता है या इनटू द स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो वो डी को विजिबल नहीं होगा, पर ए बी हमेशा स्क्रीन पे ही रहते हैं ना। ए अपना लाइन को कन्फाइंड है पर वो स्क्रीन पे ही है, बी अपना लाइन को कन्फाइंड है पर वो स्क्रीन पर ही है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन पर ही है, और डी तो कन्फाइंड टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन ओनली, तो हमेशा वो स्क्रीन में ही रहता है। तो डी ए और बी को देख सकता है, पर ए नेइदर बी नॉर डी, वो किसी को नहीं देख सकता। ए कैन लुक अपन ए को सिर्फ वही दिखेगा जो उसका लाइन में आएगा, ठीक है। तो उसका लाइन में बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी तो ऑफकोर्स नहीं है। तो ए बी सी 1 डायमेंशनल क्रीचर हो गए, पर डी 2 डायमेंशनल क्रीचर हो गया। अभी एक फ़नी सिनेरियो इमेजिन करो। सपोज डी आके ए को बोलता है हेलो ए हाउ आर यू, तो ए क्या सोचेगा, उसको साउंड सुनाई दिया लेटर से, तो उसको लगेगा ये आवाज़ कहाँ से आया, कोई तो दिख नहीं रहा है, ये कौन बोल रहा है। तो ए को डी दिखेगा नहीं, पर डी अगर बोल रहा है हेलो ए हाउ आर यू, तो ए कन्फ्यूज हो जाएगा, मे बी अ घोस्ट और समथिंग लाइक दैट उसको लगेगा, ठीक है। वैसे ही डी को तो ए बी बोथ दिख रहे हैं, तो बी उसको दिख रहा है, वो बी को अगर पूछेगा हेलो बी हाउ आर यू, वो पूछता है, तो बी भी कन्फ्यूज हो जाएगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और सी को पूछने की सिनेरियो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि डी को सी भी नहीं दिखता है, ठीक है। अभी सोच लो ए बी सी तीनों 1 डायमेंशनल क्रीचर्स है, डी 2 डायमेंशनल क्रीचर है, क्योंकि इसको 2 डायमेंशनल जो भी है उसको दिखता है डी को। अभी लेट अस इमेजिन वन काइंड ऑफ क्रीचर विच इज अलाउड टू मूव along x axis also, along y axis also, along z axis also in the space like we human beings। हम जो क्रीचर्स है हमारे लिए राइट भी है लेफ़्ट भी है, हम राइट जा सकते हैं, लेफ़्ट जा सकते हैं, फ्रंट जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं, राइट। मतलब हम उड़ भी रहे हैं ना फ्लाइट में, और हम कुआं खोद के नीचे भी उतर रहे हैं, मतलब डाउन भी जा रहे हैं, अप भी जा रहे हैं, राइट भी जा रहे हैं, लेफ़्ट भी जा रहे हैं, फ्रंट को भी जा रहे हैं, बैक को भी जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे लेट अस इमेजिन वन न्यू क्रीचर ई, और लेट अस से ई को इट्स अलाउड टू मूव अबाउट एवरीवेयर इन द स्पेस। नाउ अभी मैं एक 2D स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो कैसे दिखा रहा हूँ, या तो ये राइट लेफ्ट को भी जा सकता है, ए जैसे बी जैसे भी मूव कर सकता है, सी जैसे भी मूव कर सकता है, मतलब ये आउट ऑफ द स्क्रीन भी आ सकता है, इनसाइड द स्क्रीन भी जाता है, और डी जैसे भी ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। सो
आप ई का मोशन को अभी ऑब्जर्व करो, तो देखो इसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये अलोंग जी एक्सिस भी मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये आउट ऑफ द स्क्रीन भी आ रहा है, इनटू द स्क्रीन भी जा रहा है, और सिमिल्टेनियसली ये राइट भी मूव कर सकता है, लेफ्ट भी मूव कर सकता है, एनीवेयर इट कैन मूव अबाउट। क्लियर? तो बेसिकली ये सब सारे के सारे मूवमेंट हो गया स्पेस में। ठीक है, स्पेस में हम ये सारे के सारे मूवमेंट को हम अलोंग 3 एक्सिस इसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये राइट लेफ्ट होगा, या फ्रंट बैक होगा, या अप डाउन होगा, या तो कुछ अदर डायरेक्शन होगा, विच डायरेक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू दीज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर ये फ्रंट राइट ना होके कहीं एक एंगल में रहेगा तो उसका एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजेंटल, एक कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल, और एक कंपोनेंट रहेगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज अलोंग the z axis, in which direction the c is moving. The c is coming out of the screen, going into the screen, coming out of the screen, going into the screen. Fine. तो e एक creature है which is a 3-dimensional creature we can say. ये बाहर स्क्रीन से बाहर भी आ सकता है, स्क्रीन के अंदर भी जा सकता है, और 2 डायमेंशन में कहीं भी ये घूम सकता है। ठीक है, 3-डायमेंशनल क्रिएचर है। सो हम लोग जो है ना, ह्यूमन स्पीसीज या जो भी जानवर या पक्षियों सोच लो, ये सब क्या है कि 3-डायमेंशनल क्रिएचर्स है, स्पेस में ये कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, जो भी पोजीशंस है ये सभी का, हम उसको 3 कोऑर्डिनेट्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। कहीं भी एक पोजीशन होगा स्पेस में, तो अलोंग एक्स एक्सिस हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ ट्रैवल्ड, along y axis how much distance it has traveled, along z axis how much distance it has traveled. So at any particular point हम उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं in terms of x y z. However हम ऐसे भी चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं in the day to day world, जो कि उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होता है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होता है, पर कुछ तो चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल रख लो, एक एप्पल है लेट अस से ऑन द टेबल, वो कहीं भी डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, वो नेदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस नॉर अलोंग जेड एक्सिस, वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह है। पर उसको आप 1 घंटे के बाद देखो, 2 घंटे के बाद देखो, मे बी आफ्टर 20 आवर्स वो थोड़ा इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे और रॉटन हो जाएगा, मतलब वो चेंजेस तो दिखेंगे ना, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है पर चेंजेस हो रहा है। तो वो चेंजेस को हम कैसे मेजर करेंगे? एक 4th डायमेंशन इन विच वी कैन मेजर दैट चेंज, द चेंज बिटवीन 2 इवेंट्स इवन इफ the object or the object under observation is not changing its position. तो वो जो 4th डायमेंशन जिसमें चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है उसको हम टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारा, दैट इज़ कन्फाइंड टू दीज 4 डायमेंशंस। हम जब स्पेस बोल रहे हैं उसमें एक्स वाई जी पोजीशन रिलेटेड ऑल द ऑप्शंस आ गया, पोजीशन रिलेटेड ऑल द डायमेंशंस आ गया। ठीक है, 3 डायमेंशन है स्पेस में, और द 4th डायमेंशन इज टाइम। इसको हम स्पेस टाइम 4 डायमेंशन स्पेस टाइम बोलते हैं, इसको आइंस्टीनियन वर्ल्ड ऑफ स्पेस टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 it is very difficult to conceive any other dimensions. ठीक है, however from various perspectives, from various view angles, हम the very definition of the dimensions, in which way we are defining the dimensions, that can be altered and we can have more than 4 dimensions. However हमारा जो जनरल परसेप्शन है, कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द वर्ल्ड और आउटसाइड द यूनिवर्स, लेट अस कॉल इट परसीवेबल यूनिवर्स, उसमें ये 4 डायमेंशन ही पॉसिबल है, राइट? इट कैन बी इन स्पेस और टाइम। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम these dimensions, that is the Einsteinian world of space and time, we have some other dimensions which can be looked upon from different view angles, like degrees of freedom. Then we can define some dimensions on the basis of a number of shadows found, physical quantities, and also the number of perceptions, which is little less scientific in nature.
and I am going to explain in brief, as brief as possible, just to give an idea what is what kind of thing. See, degrees of freedom, when we mean, it is something like this. Let us say there is one molecule. This molecule is having one left side, right side. There are two atoms at both the ends, let us say. Now, what are the degrees of freedom? That means, as the name says, how many degrees of freedom are there? This can vibrate in various, we can say, dimensions, it's called. Now, see, this can vibrate like this, yes or no? Like this. Let us say here one dimension, here one dimension. Now, this entire thing, you imagine that this the pen is there. So, it can vibrate like this, like this, like this. That is in this direction, and this can vibrate also like this, right? It's in this direction and this direction. It can, this is another degree of freedom. Another degree of freedom is it can rotate about itself, yes or no, like this, with the axis passing through itself. This is the axis of rotation, and it can rotate. And if the axis of rotation is perpendicular to that, it can rotate like this, which is another degree of freedom. You got to know. So depending on various degrees of freedom, and that also will be confined according to the structure of the molecule whatever we are taking. So different degrees of freedom we can define as a different dimensions. So this is one way of defining dimensions. Then number of shadows. Let's understand it. If we are taking, this is one dimensional thing we are saying. It is only in one dimensional this can move. The movement is possible only along one line. This is a linear thing we said. If we are taking a plane, okay, and you are putting one torch light from here, let us say. So how the shadow will come? You think that this is in front, very small, very thin plane is there. If you are keeping like this, so from this side, if you are focusing on torch light and down you are expecting the shadow, how the shadow will come? Don't you think that shadow will be one line only? So the shadow of a two-dimensional object is one dimensional. One dimensional, this is two-dimensional. The shadow of 2D object is 1D, right? Now you imagine a 3D object you have. Let us say you have a cubical structure, and from the top you are, let us say, one torch is there and you are lighting it, and here you are capturing the image. How the image will fall? Don't you think that the image will be a rectangle or something like that, two-dimensional image will fall on the plane. The plane is a two-dimensional. On that, if the image is contained, the shadow is contained. The shadow is two-dimensional. So if the shadow of 3D object will be 2D, right? Now, whatever objects we are seeing around us, everything are 3D, right? This duster is a 3D, this pen is 3D, whatever you are seeing, a chair, a table, or whatever you are seeing are 3D. Now, we can assume, we can see with the eyes of our understanding that if we are able to see the 3D objects, those may be, we may be in a shadow world, and those may be the shadow of a four-dimensional object. Got or not? If you didn't get, you just pause or take it back and re-watch this what I said just now. See, if we are taking a two-dimensional object and we are taking its a shadow, and the shadow is coming to be one-dimensional. If we are taking a three-dimensional object and we are taking its a shadow, and the shadow is coming as a two-dimensional in nature, then if we are seeing all three-dimensional things, this is what we are observing now. We are observing now. So if we are observing 3D, that must be the shadow of, imagining that we are in a shadow world, what we are looking at must be a shadow of a four-dimensional object. So existence of a four-dimensional object is possible, yes or no? And if I say it a little more technically, you imagine one cube and another cube, and let us say the corners of these cubes, let me use another, the corners, this corner is joined to this corner, this corner is joined to this corner, this corner is joined to this corner. That means all the corners, if we join to the respective corners of this cube, then the structure formed is called a tesseract. It is called a tesseract. Now if that we can imagine, that must be, see, this is a 3D.
So the imagined structure may be a tesseract, of which the 3D is one structure, 3D is one shadow. That means this duster we are looking at, this is 3D, right? It's having length, it's having breadth, it's having height. So if this is 3D, this must be the shadow of a tesseract. This must be shadow of something which must be one dimension more than that. So 4 dimensions. So this is one way of a perception of a dimension, which we can say this idea comes from number of shadows, right? So one idea from which the number of dimensions can be defined logically is degrees of freedom. One is the number of shadows. Then another thing is physical quantities. This is a mass, we call it, it is one physical quantity. Length is one physical quantity, symbol we are meaning is L. Time is a physical quantity. So dimension of that, whenever we are saying, we are showing it in this fashion, right? So what is the length of a stick? We cannot say this is a 5 kg long. We cannot say this is 60 seconds long. That means the length can be expressed in the particular dimension, mass dimension only. Length can be length can be expressed in a particular dimension, length dimension only. If you are taking one body of a mass 2 kg, let us say, you cannot say that this is a 2 seconds. You cannot say that this is a 2 meter. All those things are wrong. So 2 kg only. If we are meaning mass, it has to be in the mass dimension only, length dimension only. Like that, time can be expressed in terms of a time only. How much time you have spent? You cannot say I have spent 5 kgs of time. That's irrelevant. So these are the fundamental quantities which can be expressed in terms of themselves only. So in that, the number of physical quantities, then SI units, you know, right? So then temperature, then current, electric current in ampere, the brightness, degree of brightness, how bright something is or how dull something is, the measure of that, those are fundamental quantities. So whenever we are by measuring the physical quantities, also we can define dimensions. And there is another thing, perceptions. This is especially आपको सुनाई देगा कि ये spiritual gurus जो होते हैं mostly in India, they are talking of 10th ayam, 11th ayam, ये सब बोले ना, more and more dimensions. What they are meaning is just perceptions. For example, we are having 5 senses, right? Ears, eyes to see, ears to hear, tongue to taste, skin to touch. We are having these sensations, right? Apart from these sensations, if we are having 6th sense, 7th sense, I mean, there are some other senses are there which are a little mystical or mysterious in nature. They call it a transcendental in nature. So whatever, this is, that's why I said from the beginning that this is a little less scientific in nature. However, these things are based on some logical consequences. It is based on the mathematical consequences. So it depends on, it is based on mathematics. So scientifically we can say that these are the dimensions which can define. There are other viewpoints also similarly. So basically by giving ideas of how we define dimensions is having a purpose, and the purpose is it wants to make you think originally, think for yourself. However, there can be more than 4 dimensions from other view angles, like degrees of freedom, as we have seen already, shadows, number of shadows, physical quantities, and various perceptions, etc. However, what do you think about it? Can there be more than 4 dimensions? Yes or no? In any case, please justify your answer. I'll be waiting for your responses in the comment section. Hopefully, this will provoke your original thinking. Thank you, everybody.